आजकल कोई भी बच्ची जो है प्रेगनेंसी चाहती है और किसी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएगी, उसका थायराइड टेस्ट होएगा ही, क्योंकि हमें मालूम है यदि जो गर्भवती महिला का थायराइड नॉर्मल रहेगा तो उसका बच्चे का आईक्यू ठीक रहता है। बदकिस्मती यह है कि बहुत ज्यादा कई बार सिम्टम्स होते भी नहीं है, जिसको हम माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। जैसे डायबिटीज है, 50% को पता नहीं होता कि डायबिटीज है, वैसे थायराइड भी वैसा ही है। जितने भी ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, चाहे वो गठिया हो, थायराइड हो और कुछ और ज्यादा महिलाओं में पाए जाते हैं, ये इनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। बट सामान्यतः हमें मालूम है कि हम और आपको रोज कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 खाना है। जो आयोडीन नमक होता है वो थायराइड के रोगी को न खाने की सलाह दी जाती है, क्या ये सच है? विडंबना ये है कि हम लोग भारत में रह के वेस्टर्न लिटरेचर फॉलो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेब दुनिया पॉडकास्ट पर मैं हूं गरिमा मुदगल। आज के समय में हमारे जीवन में कई सारी ऐसी हेल्थ इश्यूज बहुत पहले शुरू हो जाती हैं जो पहले के समय में देखने को नहीं मिलती थी। थायराइड उन्हीं में से एक समस्या है जो आज मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से बहुत जल्दी देखने को मिलती है। यही नहीं, थायराइड की समस्या की वजह से आगे चलकर भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पॉडकास्ट में डॉक्टर संदीप जुल्का, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते गरिमा जी, नमस्ते, जय हिंद, और आपके व्यूअर्स को भी नमस्ते और जय हिंद। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे थायराइड के संबंध में करना चाहती हूँ, थायराइड जो कि दरअसल हमारे शरीर की ग्रंथि है, ये करती क्या है? जी देखिए, थायराइड जो ग्रंथि वो गले में होती है, वो एक तितली नुमा ग्रंथि है और मान के चलो हमारे अंगूठे के ऊपरी भाग जितनी बड़ी होती है। अब उसका जो काम है वो जब बच्चा गर्भ में होता है वहां से शुरू होके जब तक कि हम जीवित हैं तब तक काम चलता रहता है। वो हमारे शरीर का इंजन है। अब चाहे बच्चे की लंबाई हो, चाहे बच्चे का विकास हो, जो प्यूबर्टी का विकास हो, चाहे उसका मस्तिष्क का विकास हो, चाहे वो बच्ची आगे जाके गर्भावस्था में घुस सकती है कि नहीं, या लड़का है वो प्रॉपरली फादर कर सकता है चाइल्ड की नहीं, तो ये सब जो है वो थायराइड पे निर्भर करता है जी। तो इसलिए थायराइड हमारे शरीर की बहुत ही जरूरी ग्रंथि है। सर, पिछले कुछ एक डेकेड में या कुछ और थोड़े समय में ये देखने में आया है कि कई लोगों में थायराइड इम्बैलेंस हो रहा है। जी, क्या कारण है कि ये इम्बैलेंस की समस्या आज के समय में इतनी बढ़ी है? जी देखिए, थायराइड जो है वो मुख्यतः दो कारणों से है। एक होता है ऑटो इम्यून, जब ये एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं थायराइड की ग्रंथि और ये कोशिकाओं को तोड़ती हैं थायराइड की, ये ऑटो इम्यून है। तो सामान्यतः जो हमारे इलाके में जो होती है वो ऑटो इम्यून होती है। जो पहाड़ी इलाकों में होती है उसको बोलते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर, क्योंकि वहां पे जो नमक है उसमें से आयोडीन लीच आउट हो जाता है, तो वो फिर आयोडाइज नहीं रहता, तो उसके कारण हाइपोथायराइडिज्म होता है और वो गोइटर बढ़ जाते, घेंगा रोग हो जाता है। हाँ। जो हमारा ऑटोइम्यून है, ये एंटीबॉडीज ट्रिगर किसी भी कारण से हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कोविड के बाद ये ज्यादा बढ़ गई। फिर जैसे कोई न्यूक्लियर, जैसे यहाँ रेडिएशन, जैसे जापान में न्यूक्लियर एक रेडिएशन जो रिएक्टर था वो उसमें से रिसाव हुआ, तो उसके बहुत सारे बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम हुई, कैंसर भी हुई। तो ये ऑटोइम्यूनिटी जो है ये किसी भी कारण से ट्रिगर हो सकती है, थोड़ा वायरल इलनेस भी ट्रिगर कर सकता है जी। तो शायद ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये रहा कि ज्यादा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आ गई, ज्यादा लेबोरेटरीज आ गई जो डायग्नोज कर रही हैं, जागरूकता बढ़ गई। आजकल कोई भी बच्ची जो है प्रेगनेंसी चाहती है और किसी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएगी, उसका थायराइड टेस्ट होएगा ही, क्योंकि हमें मालूम है यदि जो गर्भवती महिला का थायराइड नॉर्मल रहेगा तो उसका बच्चे का आईक्यू ठीक रहता है। तो सब कुछ मिला जुला असर है कि हम थायराइड ज्यादा सुन रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि अवेयरनेस बढ़ गई है। जी, मेरी बॉडी में मुझे क्या ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें तो मैं अलर्ट हो जाऊं कि ये थायराइड हो सकता है? जी, तो बदकिस्मती ये है कि बहुत ज्यादा कई बार सिम्टम्स होते भी नहीं हैं, जिसको हम माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। जैसे डायबिटीज है, 50% को पता नहीं होता कि डायबिटीज है, वैसे थायराइड भी वैसा ही है। बट मुख्यतः सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे बाल का झड़ना, ड्राई स्किन, कब्जियत और फर्टिलिटी नहीं होना, बांझपन, ये सब लक्षण मोटे तौर पे होते हैं।
हाइपोथायराइडिज्म में हाइपर जिसमें हार्मोन ज्यादा बनता है उसमें वेट लॉस है, हाथ कांपना हो सकता है, भूख ज्यादा लगेगी, वजन कम होता जाएगा, पतले दस्त लगेंगे, आंखें बाहर आ जाना, ये सब लक्षण होते हैं। सर, ओबेसिटी या मोटापा, इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं जी। थायराइड का भी एक लक्षण ओबेसिटी है। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो मेरा मोटापा है वो थायराइड का हो सकता है? जी, अब आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि थायराइड से होने वाला वजन बढ़ना जो है वो मोटापा बहुत ज्यादा नहीं होता। अच्छा। कुछ ही किलो कुछ स्वेलिंग आती है, मगर सब सोचते हैं कि भाई कुछ तो होगा, वो थायराइड पे थोप दिया जाए। बाल झड़ रहे तो थायराइड ही होगा, बच्चा नहीं हो रहा तो थायराइड ही होगा, वजन ज्यादा है तो थायराइड ही हो, जरूरी नहीं है। मोटापा अधिकतर जिसको हम एक्सोजेनस ओबेसिटी बोलते हैं वो अनुवांशिक होता है और हमारे रहन सहन खाने पीने से होता है, वो ओबेसिटी है। बट थायराइड से कुछ वजन बढ़ता है और जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़े। सर, क्या कारण है कि फीमेल्स में थायराइड ज्यादा होता है? जी जी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, चाहे वो गठिया हो, थायराइड हो और कुछ और ज्यादा महिलाओं में पाए जाते हैं, ये इनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। इसलिए स्क्रीनिंग स्ट्रेटजीज में महिलाओं का थायराइड स्क्रीन करा ही जाता है और बड़ी एज में भी करा जाता है। अब अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जहां से आप टेस्ट कराएं लेबोरेटरी अच्छी हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, नहीं तो आपको गलत रिपोर्ट मिलेगी, गलत इलाज होगा। तो एक तो वो बहुत जरूरी हो। अपने डॉक्टर की सलाह पे ही जांच कराएं और अपने डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई लें। अन्यथा दवाई लेने पे, क्योंकि टीएसएच कभी कभी सप्रेस होता है तो अस्थि भंगुरता, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब दवाई की जरूरत ना हो तो बिल्कुल ना लें। क्या मेल्स में भी थायराइड उतना ही खतरनाक है जितना फीमेल्स में होता है, या दोनों के लिए अलग अलग सिम्टम्स या नतीजे होते हैं? जी, थायराइड जो दो प्रकार का, हाइपो और हाइपर, दोनों ही खतरनाक तो बहुत कम स्थितियां होती है जिसमें खतरनाक होगा। खतरनाक उस स्थिति में होता है जब कोई व्यक्ति आईसीयू पहुंच जाए, तो बहुत खतरनाक होता है, जिसको थायराइड स्टॉर्म या मिक्सिडिमा कोमा बोला जाता है। तो जानलेवा हो सकता है। अधिकतर थायराइड अच्छी दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाता है। पूरी जिंदगी यदि आप जीना चाहें, बच्चे को अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो अच्छी लाइफ जी सकता है। बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, जो चाहेगा बन जाएगा, शादी के बाद उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए कभी भी जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और कोई 6-7 साल 8 साल के बच्चे को थायराइड होता है तो उनको लगता है अब तो दुनिया जो है वो उसकी रुक गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि अच्छे से इलाज हो तो बच्चा पूरी अपने जो पोटेंशियल है उसको अचीव करेगा। जहां तक मेल और फीमेल का है तो दोनों में समानता, सेम लक्षण होते हैं। महिलाओं में क्योंकि इरेगुलर मेंसेस, अनियमितता हो मासिक धर्म में, तो वो ज्यादा हो तो जल्दी पिकअप हो जाता है, आदमियों में थोड़ा लेट पिकअप होता है। हाइपरथायराइडिज्म जिसमें हार्मोन ज्यादा बनता है वो जिंदगी भर दवाई नहीं लेते, वो 1-2 साल में दवाइयां खत्म हो जाती हैं। और कभी नहीं ठीक होता तो उसका इलाज के 1-2 शब्द बता दूं कि कभी कभी हाइपरथायराइडिज्म में घेंगा बड़ा होता है तो ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है, और अगर हाइपरथायराइडिज्म में दवाई से ठीक नहीं होता है तो रेडियोएक्टिव आयोडीन पिलाई जाती है ताकि उसको नष्ट करा जाए। हाइपोथायराइडिज्म इलाज सामान्यतः जिंदगी भर चलता है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे पास आए तो हम जब टेस्ट कराते हैं तो हमारा दायित्व है उसको समझाना ये दवाई लेना उसके लिए जरूरी है। और कई बार जब छोटे बच्चे आते हैं तो मैं माओं को बोलता हूं सामने बैठ के दवाई खिलाओ। सामान्यतः रोज गोली खाना मेरे बस की भी नहीं है। कोई व्यक्ति रेगुलरली दवाई खाए वो इतना कमिटमेंट होता नहीं है। और खासकर जो बच्चे हैं, जब बच्चों को बड़ा होना है, पढ़ाई करना है, तो इसलिए उनके लिए टीएसएच नॉर्मल रखना जरूरी है। तो मैं ये सलाह देता हूँ कि डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी दो, सामने बिठाओ, दवाई खिलाओ, फिर बच्चे को स्कूल। आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। जी। ऐसी कंडीशन में हमारा जो शरीर है क्या वो नॉर्मल रहता है, या जो थायराइड ग्रंथि का जो काम है फिर वो कौन करता है? जी, थायराइड ग्रंथि का काम वो गोली करती है जो हाइपोथायराइडिज्म में खाई जाती है। जी। अब अच्छी बात यह है कि सामान्यतः बस एक गोली छोटी सी खानी सुबह खाली पेट, उससे आपका पूरा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा।
तो बड़ा घेंगा है क्योंकि उसके पीछे श्वास नली है, आहार नली है, कई बार उसको दबाती है, इसलिए निकाल दिया जाता है। जैसे आपने बताया कि थायराइड जो है एक ऐसी बीमारी या परेशानी है जो लंबे समय तक कई बार डायग्नोज भी नहीं होती है। और क्या बीमारियां या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो जिसको थायराइड सपोर्ट करता है किसी मेल या फीमेल बॉडी में? जी बिल्कुल ठीक। जैसे मैंने बोला ऑटो इम्यून है, तो दूसरी ऑटो इम्यून कंडीशन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया। फिर उसके साथ होता है B12 डिफिशियंसी, पर्निशियस एनीमिया, सीलियक, जिसमें कि आपने देखा होगा ना कि ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है, बच्चा पनप ही नहीं रहा है, ना लंबाई बढ़ रही ना वेट बढ़ रहा है, तो पता चलता है थायराइड के साथ या डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज के साथ उसको सीलियक डिजीज थी, जहां उसका ग्लूटेन हटाते हैं, गेहूं हटाते हैं, बच्चा वेट बढ़ने लग जाता है, लंबाई बढ़ जाती है। फिर उसके साथ बहुत रेयर होती है एडिसन्स डिजीज, जिसमें कि रंग काला होता जाता है, बीपी कम हो जाता है, एडिसन्स डिजीज। तो एक ऑटोइम्यून के साथ दूसरी ऑटोइम्यून तकलीफें आती हैं, बट ये बहुत रेयर है। तो हमारी पॉडकास्ट से ये ना लगे लोगों को कि सर हमको थायराइड हुआ अब तो ये होगा, ऐसा नहीं है। बट सामान्यतः हमें मालूम है कि हम और आपको रोज कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 खाना है जी। तो ये तो जिसको थायराइड है उसको भी खाना है और हमको आपको भी खाना है। आपने ग्लूटेन फ्री डाइट की अभी बात की, गेहूं हटा दिया जाता है जी। क्या हमारी इंडियन डाइट में ये जो गेहूं है ये कई सारी बीमारियों को न्योता देता है या उन्हें सपोर्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ बीमारियां ऐसी जिसमें हम सामान्यतः एक उनको खास सलाह देते हैं कि आप ये खाओ ये नहीं खाओ, उसमें से एक सीलियक है। गेहूं बहुत जरूरी है शरीर के लिए। मुझे काम करने के लिए जो जल्दी कैलोरीज मिलेंगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेंगी, इसलिए जब मैं दौड़ने जाता हूं, जैसे मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, 21 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मुझे मालूम है मुझको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करनी है। वो कार्बोहाइड्रेट कहां से आएगा? गेहूं से आएगा, चावल से आएगा। तो होलसम डाइट तो शरीर के लिए जरूरी है। कुछ तकलीफें जिसमें हम बोलते हैं ये खाओ ये ना खाओ। क्योंकि हम डाइट की बात कर रहे हैं, तो जब मैं रिसर्च कर रही थी आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए, तो कुछ सवाल जो मेरे सामने आए उनमें से एक था कि जो पानी में उगने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे सिंघाड़ा हो गया या जो कमल नाल हो गई, इस तरह की सब्जियां थायराइड में फायदा करती हैं, क्या ये सच है? अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ऐसा नहीं है जी। और इसी के साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मुझको थायराइड है तो मैं पत्ता गोभी नहीं खाऊं, मैं ब्रोकली नहीं खाऊं। हाँ। तो यदि आप रोज पत्ता गोभी खाते हैं तो सोच सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम होगी, मगर पत्ता गोभी रोज कौन खाता है, ब्रोकली कौन खाता है? जी हाँ। तो इसलिए ये बहाना नहीं होना चाहिए बच्चों को कि मैं पत्ता गोभी नहीं खाऊं और ये पत्तेदार सब्जियां नहीं खाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कोई सब्जी बेनिफिट करे या उसका नकारात्मक रोल हो, ऐसा नहीं है। आपको सब चीजें बैलेंस डाइट में ले सकते हैं। जी जी। एक और जो मिथ है या कंसेप्शन है, मुझे नहीं पता, नमक जो आयोडीन नमक होता है वो थायराइड के रोगी को न खाने की सलाह दी जाती है, क्या ये सच है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सबको आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए जी। और आयोडाइज सॉल्ट बहुत जरूरी होता है, बच्चे के मस्तिष्क का विकसित होने के लिए बहुत जरूरी है। भारत में आयुर्वेद, योग, इसकी प्रथा रही है, हमारे यहाँ प्रणाली है ये, तो क्या एक्सरसाइज या योग से थायराइड का इलाज संभव है? जी, तो देखिए मेरी सारी पढ़ाई जो हुई है वो एलोपैथिक पद्धति से हुई है जी हाँ। मगर जब आप पढ़ के जब आप बैठते हो तो जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिससे आप जो गैर संचारी बीमारियों का रोकथाम करते हो, जैसे डायबिटीज, मोटापा, उच्च रक्तचाप, ये सब, हृदयघात, तो उसमें जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में योग और आयुर्वेद, मैं योग की बात अभी के योग से नहीं कर रहा हूं, मैं पतंजलि योग से कर रहा हूं, जिसके 8 सूत्र थे जी हाँ। उसमें हम बात करते हैं आचार विचार विहार आहार सत्संग सिमरन। तो जो आचार विचार विहार है, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो आपके घर में होने वाली गैर संचारी बीमारियां नहीं होंगी। इसको अगर आप लिख लो या मेरे सुनने वाले ये सुन लें, और इसको मैं 2-3 संक्षिप्त में बता दूंगा कि होता क्या है। यदि ये फॉलो करोगे तो प्रिवेंशन है। यदि किसी को थायराइड है और वो सोचे योग से ठीक करेगा तो पॉसिबल नहीं है। यदि किसी को डायबिटीज है, योग से ठीक करना चाहेगा तो पॉसिबल है। मोटापा है तो पॉसिबल है। उच्च रक्तचाप है, पॉसिबल है, क्योंकि इन सब में कुछ वजन का रहेगा, कुछ तनाव का रहेगा। तो योग और जो कसरत है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, थायराइड में नहीं। तो क्योंकि आपने योग की हमने बात की, और योग दरअसल एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है जी। थायराइड
की जो समस्या है, क्या वो भी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से जुड़ी है, जिसमें स्ट्रेस, नींद पैटर्न, इन चीजों का योगदान होता है? सामान्यतः जो हाइपरथायराइडिज्म में कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो प्रेसिपिटेट होता है। हाइपो नहीं। तो लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। लाइफस्टाइल बीमारियां हमारी 100% कौन सी है? डायबिटीज है, मोटापा है, उच्च रक्तचाप है, हृदयघात है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। क्या लाइफस्टाइल मुझे फॉलो करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए भी, और इन सब बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए, कि मुझे थायराइड जैसी समस्या आगे बाद की एज में भी ना हो? जी, सो लाइफस्टाइल की बात करें तो विडंबना ये है कि हम लोग भारत में रह के वेस्टर्न लिटरेचर फॉलो करते हैं। तो मैं जो बताऊंगा, तो सबसे पहले देखो हमारे जो पूर्वज थे, जब उन्होंने ये श्लोक लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो उनका जो पूरा साइंटिफिक बेसिस फंडामेंटल था कि आप प्रिवेंशन करो और सब खुशहाल रहें। फिर उन्होंने बोला आचार विचार विहार आहार। आचार मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। या अगर आपका आचार ठीक रहेगा तो सवाल ही नहीं कि आपका स्ट्रेस तनाव कम रहेगा। फिर उसके बाद विचार, यदि सकारात्मक सोचोगी तो आप अच्छा ही सोचोगे तो अच्छा ही होगा। इसको बोलते हैं बिलीफ इज बायोलॉजी। फिर विचार हो गया, आचार हो गया, आहार, बैलेंस्ड डाइट। यदि आप बैलेंस्ड डाइट खाओगे तो ऑटोमेटिकली फ्रोजन फूड्स, फास्ट फूड, कैलोरी डेंस फूड, कोलास, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लोगे। जी हाँ। तो ये, और विहार मीन्स एक्सरसाइज। अब अगर एक्सरसाइज नहीं करना तो शरीर बना चलने के लिए है। जी। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम रुक गए, और रुक गए तो वहां पे फिर तकलीफें शुरू होंगी। तो जैसे मैं हूं, थोड़ा सा हमारी पहले बात हुई, आर्मी बैकग्राउंड से रहा हूं, तो मेरी पढ़ाई शुरू में सेंट पॉल्स में हुई। वैसे तो मैं 6 प्रांतों से पढ़ा हूं और 6 स्कूलों में रहा हूं। पिताजी फौज में थे, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में नेशनल्स फुटबॉल खेला हूं। इंदौर KV1 से मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंट करा था। और शायद तब से लेके आज तक हम रोज कुछ ना कुछ खेलते हैं। 5 साल लगातार लॉन टेनिस खेले, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी एथलीट रहा हूं, तो सब गेम्स खेली है मैंने। और शायद ही कोई दिन निकलता होगा जिसमें कुछ कसरत ना करूं। अगर आप पूछोगे कि मेरे पास यदि इतनी जगह है और इतनी जगह में मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं अभी भी इधर कसरत कर सकता हूं। और जब मैं कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हो घर में। जी हाँ। आप घर में झाड़ू पोछा कर रहे हो तो मैं बोलूंगा वो कसरत है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी, वो भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप बागबानी कर रहे हो तो वो भी है। आप इस बिल्डिंग में घुसे और 4थी मंजिल पे लिफ्ट से ना गए, स्टेयर से गए, तो वो कसरत है। तो हमारे जो दिनचर्या है उसमें कसरत को आपको मिलाना पड़ेगा, तब आप जाके सक्सेसफुल होगे। नहीं तो वो आपका जो 1 जनवरी का जो आपने लिया कि नहीं, आपने जिम की मेंबरशिप ली और सारा साल नहीं गए, तो वैसी हालत होगी। एग्जैक्टली। सर, इससे पहले बातों में आपने मुझे बताया था कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को अक्सर थायराइड की शिकायत होती है। तो जो फीमेल्स शादीशुदा हैं या मदर बनना चाहती है, कंसीव करना चाहती हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? अब जैसे लाइफस्टाइल हम बात करें बच्चियों की जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उनके लिए बड़ा खतरा थायराइड नहीं है, उनके लिए बड़ा खतरा है डायबिटीज। और एक कंडीशन होता है और बहुत कॉमन है, आपने पक्का सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें बच्चियों का वजन ज्यादा होगा, गर्दन के पीछे काला पिगमेंटेशन होगा जिसको अकैंथोसिस बोलते हैं, अनियमित मासिक धर्म होगा, चेहरे पे बाल होंगे, एक्ने होंगे, हेयर लॉस होगा। तो इसको बोलते हैं PCOS। ये इतनी कॉमन कंडीशन है, यदि मैं 100 लड़कियां कोई भी कॉलेज वगैरह में चले जाऊं तो 20% को निकलेगी। उन 20% में से यदि 20 में जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करेंगी, मान के चलो 50% को मधुमेह होना है, डायबिटीज होनी ही है। अब अगर मैं चाहूं, और ये ना एक चक्रव्यूह है, जब एक महिला प्रेगनेंसी होती है और उसको डायबिटीज होती है तो उसके होने वाली संतान को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं फीटल ओरिजिन्स ऑफ अडल्ट डिसऑर्डर। ऐसे ही नहीं, हमारे जो शास्त्रों में क्या लिखा है, गर्भ संस्कार है। तो कहते ना, अभिमन्यु
कि माता जी को जब वो बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, वो सो गई थी। हाँ जी। तो आप सोचो, वो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्ट डिसऑर्डर। यदि माता जी जो गर्भवती महिला उसको डायबिटीज है तो बच्चे को डायबिटीज हो सकती है, और वो जाके जब दूसरी बार प्रेगनेंसी होगी उसको फिर डायबिटीज आएगी। और उसको 40% चांस है डिलीवरी के बाद फिर डायबिटीज होगी। तो ये चक्रव्यूह चलता है। अब इसको तोड़ा कैसे जाए? हमारी बच्चियों को हेल्दी करके, स्कूल में एक्सरसाइज करवा के। यदि पीसीओएस है तो वजन घटाना, 10% वजन घटाओगे पीसीओएस ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजें, तो हेल्दी लाइफस्टाइल, आचार विचार विहार आहार करना है। तो उसको जब रोकेंगे, थायराइड के लिए लाइफस्टाइल के कोई चेंजेस जरूरी नहीं है, स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी जरूरी है। हर महिला जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उसका टीएसएच हो जाना चाहिए जी। यदि वो 4 के ऊपर आया तो एक थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज का टेस्ट किया जाता है, वो निर्धारित करता है कि प्रेगनेंसी में लेवल क्या रखना है। हमारे इतने सारे सवालों के आपने बहुत सुलझे हुए और सिंप्लीफाइड जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।